हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं कि आपको ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या सिंगल प्रॉपर्टी ओनर बनना चाहिए। और कुछ केस स्टडीज के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। और मैंने प्रैक्टिकली अभी रिसेंटली कई चीजें ऑब्जर्व करी हैं, देखी है, तो मेरे को लगा कि मैं आपके साथ वो अपना एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। और इस एग्जाम्पल को शेयर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये स्टोरी है राम, श्याम और घनश्याम की। राम, श्याम एंड घनश्याम। तो राम और श्याम, घनश्याम तीनों बड़े ही क्लोज फ्रेंड थे, बड़े ही बचपन के मित्र थे, आप कह सकते हो क्लोज फ्रेंड थे। तो राम और श्याम एक साथ बिजनेस भी करते थे और काफी ट्रांजैक्शंस करते थे। दोनों का विश्वास था आपस में, और इतना गहरा विश्वास था कि जैसे बिल्कुल चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, कि बचपन के फ्रेंड होते हैं। फर्स्ट क्लास से दोनों, तीनों इनफैक्ट साथ पढ़ रहे थे, बट वो दोनों एक बिजनेस पार्टनर भी थे। तो राम और श्याम बिजनेस पार्टनर थे। तो क्या हुआ कि एक बार राम ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। तो जब राम ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी कीमत थी लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास, गुड़गांव के अंदर। और उसके पास थोड़ा सा ना फंड्स का शॉर्टेज पड़ा। तो उसने श्याम को ऑफर किया, क्योंकि हम बिजनेस के पार्टनर भी हैं 50-50 के। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूं, इसके अंदर मेरे पास फंड्स का शॉर्टेज है, तो क्या आप इसके अंदर अपना एक शेयर डालना चाहोगे? तो श्याम के पास उस टाइम 2.5-3 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। तो उसने कहा कि ठीक है यार, मेरे पास 3 करोड़ है, तो मैं इसमें से 2.5 करोड़ रुपए डाल देता हूं। और मेरे को ज्यादा नहीं, बस 25% का शेयर चाहिए इस प्रॉपर्टी के अंदर, और 75% आप रखिए, क्योंकि मैं उससे ज्यादा इन्वेस्ट अभी नहीं कर सकता हूं, उससे ज्यादा मेरी अभी कैपेसिटी नहीं है। तो राम ने कहा कि ठीक है यार, मेरे को भी इतने ही फंड्स की जरूरत है, 8 करोड़ मेरे पास है, 7.5 करोड़ मैं डाल देता हूँ और 2.5 करोड़ आप डाल दो। ऑलराइट, सो दैट दोनों की एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। किराया जो आएगा हम अपने इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, कि 10 लाख रुपए किराया आता है महीने का, तो 7.5 लाख रुपए मैं ले लूंगा, 2.5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो वो एग्री हुए, उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह कर लिया। और इस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी गई, रजिस्ट्री हुई दोनों के नाम पे, और 25% शेयर होल्डिंग आ गई आपके श्याम के पास, और 75% आ गई राम के पास। तो प्रॉपर्टी किराए पे भी चढ़ी हुई थी ऑलरेडी, 10 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा था वहां से। तो कुछ टाइम तक चीजें स्मूथ चलती रही, 1.5-2 साल तक। और जो भी किराया आता था वो ट्रांसपेरेंटली महीने का 7.5 लाख रुपए राम के पास चला जाता था, और 2.5 लाख रुपए आपका श्याम के पास चला जाता था। बट 2 साल के बाद क्या हुआ, श्याम को फंड्स की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी। और उस टाइम उसने राम को बोला कि राम भैया, मेरे को ना पैसे की जरूरत है अभी, फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, और बिजनेस के अंदर भी। तो मैं एक सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप एक काम करिए, ये जो मेरा 25% शेयर है, या तो हम इस पूरी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, या फिर जो मेरा शेयर है वो आप खरीद लीजिए, और मेरे को 2.5 करोड़ रुपए प्लस 50-1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का अप्रिसिएशन आ चुका है जो, वो आप मेरे को दे दीजिए। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाता हूँ। तो राम ने उनको कहा कि यार देखो, मेरे पास ना अभी फंड्स तो नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं आपको फंड्स नहीं दे पाऊंगा। और क्योंकि यहाँ से किराया आ रहा है अच्छा 10 लाख रुपीज महीने का, साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए, तो मैं इसको भी बेचना भी नहीं चाहता। यहाँ पे हुआ क्या कि श्याम को फंड्स की जरूरत थी, बट वो चाह के भी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाया। लेसन क्या है? लेसन नंबर 1, कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में एंट्री करो तो एग्जिट भी प्लान करके करो। ऑलराइट, कि आप किस तरीके से एग्जिट करोगे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब राम एक बार आ रहा था इधर से, यूपी के एक जगह थी आपका लखनऊ, वहां से वापस आ रहा था, तो उसका सडनली कार में एक्सीडेंट हो गया। और उसके 3 बच्चे थे, उसमें से एक 10th में था, एक 8th में था, और उसके अलावा एक और बच्चा था उसका, वो कॉलेज जा रहा था, और छोटे बच्चे ही थे। मतलब उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके मेमोरी लॉस हो गया, सडनली ये चीज हुई। और उस टाइम पे क्या हुआ कि उनकी जो फैमिली थी, उनको एक ये सुकून था कि यार ठीक है,
7.5 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है यहाँ से, तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हैं। तो राम ने अगेन उनकी फैमिली को भी बोला कि भाभी जी मैं आपकी कंडीशन समझता हूँ, एट प्रेजेंट आप बहुत एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट मेरे को इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप ये प्रॉपर्टी खुद ले सकते हो या इसको बेच दें तो हम शेयर डिवाइड कर दें। बट उस टाइम क्योंकि वो इमोशनल ऐसा डिसीजन था कि वो चाह के भी वो उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजर रहे थे। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि राम जिनका एक्सीडेंट हुआ था, मेमोरी लॉस हो गया था, कोमा में चले गए थे, उनकी डेथ हो गई। और उस टाइम पे अगेन राम को एक और झटका लगा, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे थे और वहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन थी कि वो चाह के भी वो फोर्स नहीं कर पाए और उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं कर पाए। तो एक तरीके से टेक्निकली वहाँ पे वो फंस गए, जो उन्होंने प्रॉपर्टी जो प्लान करके चले थे कि हाँ कल को मैं इसको सेल भी कर पाऊंगा, एग्जिट कर पाऊंगा, वो स्मूथ नहीं हुआ। तो लेसन क्या है 2 यहाँ पे कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में एंट्री करते हो तो मेक श्योर कि आप एक स्मूथ एग्जिट भी प्लान करके चलो, जब भी आप किसी के साथ यहाँ पे एंट्री कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी में, भले वो गुड़गांव हो, बॉम्बे हो, इंटरनेशनली हो, कहीं पे भी हो। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने एक रिसेंट एग्जांपल ऑब्जर्व किया है, अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई थी देहरादून की, काफी लगभग 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो बहुत एक पॉश एरिया के अंदर, और वो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 1950s के आसपास की प्रॉपर्टी है, अंग्रेजों के जमाने की प्रॉपर्टी है, तो वो बहुत पॉश एरिया बन चुका है आज की डेट में। और वो 6 भाई बहन है, 4 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। 2 सिस्टर में से एक सिस्टर यूएसए है और एक यूके है, और जो 4 ब्रदर्स हैं उनमें से 3 देहरादून रहते हैं, एक दिल्ली रहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी में से एक जो ब्रदर है वो एग्जिट करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि उनकी आपस में 6 भाई बहन हैं, उनकी इतनी आपस में बनती नहीं है, यू कैन से, जो फैमिली में होता है, बिकॉज ऑफ विच वो जो एक ब्रदर चाह रहा है कि मैं उस प्रॉपर्टी को एग्जिट कर जाऊं, वो नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो उनका एक अच्छी सक्सेशन प्लानिंग कर दी थी आपके 1976 के अंदर, बट बावजूद उसके क्योंकि जो भी बायर आता है वो ये चाहता है कि जो प्रॉपर्टी हो बिल्कुल क्लियर टाइटल हो, एक सिंगल ओनर हो और मेरा काम बिल्कुल स्मूथ हो, क्योंकि जो जिस तरीके से वो प्रॉपर्टी बांटी गई है उसके अंदर उसका म्यूटेशन नहीं होगा, इंतकाल नहीं होगा रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, बिकॉज ऑफ विच वो प्रॉपर्टी 8-10 साल से बिक नहीं पा रही है। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी की मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। थर्ड एक और स्टोरी सुनाता हूँ। कई कई ज्वाइंट प्रॉपर्टी होल्डर फायदे में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसान में रहते हैं, कई जगह फायदे में भी रहते हैं। अभी अगेन मेरे एक काफी क्लोज फ्रेंड है, तो उन्होंने एक द्वारका में अपार्टमेंट लिया, अपनी वाइफ के साथ लेना था उनको, बट वो क्योंकि वो अपनी स्टैंप ड्यूटी बचाना चाहते थे तो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम सारा फंड ट्रांसफर कर दिया और उनकी वाइफ के नाम पे वो प्रॉपर्टी ली गई। और हुआ क्या, उसके बाद उनकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाई, बिकॉज ऑफ इस थोड़ा उनका लीगल ट्रबल हुआ और कोर्ट कचहरी हुई। उसके बाद क्योंकि जो फंड्स उनके हस्बैंड ने लगाया था और प्रॉपर्टी नाम है वाइफ के, बिकॉज ऑफ विच वो टेक्निकली उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, को ओनर नहीं। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उस चीज का थोड़ा फायदा भी होता है अगर हस्बैंड वाइफ है। तो लेसन नंबर 3 क्या है कि अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मेक श्योर आप जो आपके लाइफ पार्टनर है उन्हीं के साथ लो, सो दैट कल को कोई ट्रबल होता है तो भी आप एक तरीके से थोड़ा सेफ हो वहां पे। बट हस्बैंड वाइफ के अलावा अगर आप लेते हो तो एक ऐसा रिस्क ले रहे हो आप जहाँ पे हो सकता है कल को आपको प्रॉब्लम्स फेस होनी पड़े, जैसे मैंने आपको 2 केस स्टडीज के थ्रू बताया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैंने आपको राम श्याम की तो स्टोरी सुना दी, बट मैं आपको अभी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ एक जो थर्ड फ्रेंड थे घनश्याम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बड़ी अच्छा डिसीजन लिया, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली गुड़गांव के अंदर और ये सिंगल क्लियर कट टाइटल होल्डर थे उस प्रॉपर्टी के। उन्होंने एक प्लॉट लिया, कमर्शियल एससीओ लिया, जो लगभग 4 करोड़ के आसपास उनको आया, और 4 करोड़ के अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी उसमें क्या हुआ, वो क्लियर कट सिंगल प्रॉपर्टी होल्डर थे घनश्याम जी, और क्योंकि वो सिंगल प्रॉपर्टी होल्डर थे उन्होंने अपना पूरा फंड उसमें दिया। जब वो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी तो वहां से लगभग 10-1 लाख रुपए का किराया आना शुरू हुआ, तो वो उसका पूरा प्रॉफिट जो पूरा लीज रेंटल था वो सिंगल ओनर को आया, मिला। हर उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद उनके जो 2 बेटी थी, एक घनश्याम की बेटी थी, उसकी शादी करनी थी, तो उस टाइम उन्होंने क्या करा, 2 फ्लोर सेल करे और अच्छा लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में लगाया। फिर क्या हुआ
कुछ टाइम के बाद उनको अपने बेटे को लंदन भेजना था पढ़ाई के लिए, तो अच्छा खासा खर्चा आ रहा था, तो उन्होंने बेसमेंट सेल किया और अपने बेटे को लंदन भेजा फॉर हिज हायर एजुकेशन। और अभी भी उनका जो 3 फ्लोर बचे हुए हैं वहां से अच्छा खासा 5-6 लाख रुपए का किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है। और कल को अगर इनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी हो घनश्याम को, तो वो इजीली स्मूथली वो कर सकते हैं। तो आई होप मैं यहाँ पे आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू एक क्लियर कट पिक्चर दे पाया हूँ क्या बेनिफिट्स होते हैं सिंगल ओनर और ज्वाइंट होल्डर के फायदे और नुकसान। सो आई होप इस पूरे एग्जांपल्स को थोड़ा सा पिंच विद सॉल्ट लेना और मेक श्योर आप सही डिसीजन लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अभी इनमें से कुछ गलतियां करके फंसने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, रिलेटिव्स में इस वीडियो को देख रहे हैं, सो मेक श्योर डिसीजन अकॉर्डिंगली लें। और मैं नहीं चाहता आपकी फैमिली में भी या आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंस्टेंस हो फ्यूचर में जिसकी वजह से आपको कल को रिग्रेट करना पड़े अपना हार्ड अर्न मनी आप जो जहां पे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सोच के कि यार मेरे को थोड़ी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, मिलके ले लेते हैं। तो इस टाइप की प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको फ्यूचर में फेस करने को मिल सकती हैं, जो मैंने अभी प्रीवियसली अपने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं भी जाते जाते, कि अभी एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ हमारी बात चल रही थी, उनको 7-8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने थे। और उनको हमने मतलब कि 1 महीने बाद फोन किया, क्योंकि उस टाइम पे वो बीच में फोन नहीं उठा रहे थे। तो 1 महीने बाद फोन किया तो उनकी वाइफ ने फोन उठाया और उन्होंने एक मतलब कि बड़ी ही सरप्राइजिंग न्यूज दी कि ही इज नो मोर विद अस। तो नागपाल साहब थे दिल्ली के, तो पूरा नाम नहीं बताऊंगा मैं, नागपाल साहब थे। तो सडनली हमको झटका लगा और उनकी बच्चा छोटा था 8 साल का, और उनकी वाइफ ने हमको ये बताया कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनकी क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रॉपर्टी है। और उस टाइम पे आपको पता है किसी की डेथ होने के बाद जो रिश्तेदार होते हैं वो झट्टा मारते हैं किसी प्रॉपर्टी पे कि उसको अगर इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, भले वो बिजनेस पार्टनर हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें प्रैक्टिकली होती हैं और उनको कोई आइडिया नहीं था उनकी वाइफ को। तो हमने ऑफर करी हेल्प की, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी बताइए, सो दैट अब कोई अगर 7-8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है तो वो एटलीस्ट 70-80 करोड़ रुपीज का पर्सन है। यू कैन जस्ट इमेजिन दैट। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं फ्यूचर में। तो आपको जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो सारी चीजें 360 डिग्री एंगल सोच समझ के लेना चाहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।